नमस्ते। आज से हम एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम जिद्दू कृष्णमूर्ति सर की जो किताब है शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, उस पर ऑडियो बुक्स बनाएंगे। यह किताब ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं, तो हर एक ऑडियो बुक में हम एक चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। यह वीडियो सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है या किताब पढ़ने का समय नहीं है। बाकी लोगों से तो यही रिक्वेस्ट है कि वो खुद से जा कर के इस किताब को पढ़े, इस वीडियो को देखने से अच्छा। तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ को आज के पहले वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे जिसका टाइटल है शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य। कोई व्यक्ति जब विश्व में चारों ओर भ्रमण करता है तो वो देखता है कि चाहे भारत हो या अमेरिका, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह किस हद तक मानव स्वभाव एक समान है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के संदर्भ में तो यह एकदम सच है। मानो किसी सांचे में हम एक खास किस्म के मनुष्य को डालते जा रहे हैं जिसकी प्रमुख रुचि सुरक्षा की खोज है या किसी महत्वपूर्ण पद को पाना है, अथवा बुद्धि और विवेक का कम से कम प्रयोग करते हुए मौज मस्ती में समय बिताना है। परंपरागत शिक्षा स्वतंत्र चिंतन को असंभव बना देती है। अनुकरण औसत दर्जे की मानसिकता पैदा करता है। किसी समूह से भिन्न होना अथवा परिवेश का प्रतिरोध करना सरल नहीं है, और जब तक हम सफलता की उपासना में जुटे हैं यह खतरनाक भी है। सफल होने की उत्कंठा यानी पुरस्कार पाने की दौड़ में लगे रहना, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या तथाकथित आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, अर्थात आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की खोज, सुख सुविधाओं की कामना, यह सारी की सारी प्रक्रिया असंतोष को कुंठित करने के साथ साथ सहजता का अंत कर देती है और भय के बीज बो देती है, और भय जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से समझने में बाधक बनता है। बढ़ती हुई आयु के साथ मन और हृदय भी स्फूर्तिहीन होने लगता है। होता यह है कि सुख सुविधा की खोज में हम जीवन का कोई शांत कोना खोज लेते हैं जहाँ न्यूनतम द्वंद्व हो, और तब उस एकांत कोने से बाहर निकलने में हमें डर लगता है। जीवन का यह भय, संघर्ष एवं नवीन अनुभवों का यह भय हमारे अंदर साहसी उपक्रमों की भावना को नष्ट कर देता है। हमारे समस्त पालन पोषण तथा शिक्षा के कारण हम अपने पड़ोसी से भिन्न होने से डरते हैं, समाज के प्रचलित तौर तरीकों से विपरीत सोचने से डरते हैं। हम सत्ता, प्रमाण और परंपरा का झूठा सम्मान करते हैं। सौभाग्य से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गंभीर हैं। वे वामपंथी या दक्षिणपंथी पूर्वग्रहों के बिना ही हमारी मानवीय समस्याओं की छानबीन करने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए तैयार हैं। परंतु हम में से अधिकांश व्यक्तियों में असंतोष या विद्रोह की कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं है। जब हम परिवेश के प्रति बिना उसे समझे ही आत्मसमर्पण कर देते हैं तो विद्रोह की जो भी भावना हमारे अंदर होती है मुरझा जाती है और हमारी जिम्मेदारियां शीघ्र ही उसे खत्म कर देती हैं। विद्रोह भी 2 प्रकार का होता है। एक तो हिंसात्मक विद्रोह जो स्थापित व्यवस्था के विरोध में बिना समझे बूझे की हुई एक प्रतिक्रिया मात्र होता है, और दूसरा विवेकजन्य गहरा मनोवैज्ञानिक विद्रोह। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह तो करते हैं, लेकिन फिर नई किस्म की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, नई भ्रांतियों एवं अप्रकट आत्मतुष्टिकरणों में फंसते ही जाते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि हम एक तरफ के आदर्शों को छोड़कर दूसरी तरह के आदर्शों को अपना लेते हैं और इस प्रकार विचारों की एक नवीन व्यवस्था प्रणाली का सृजन करते हैं जिसके प्रति पुनः विद्रोह करना पड़ता है। सुधार में और सुधार की हमेशा ज़रूरत रहती है, प्रतिक्रिया से तो केवल विरोध ही उपजता है। परंतु एक ऐसा भी विवेकपूर्ण विद्रोह होता है जो प्रतिक्रिया मात्र नहीं होता और जो अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजगता से उत्पन्न आत्मबोध के साथ आता है। केवल तभी हम अपनी प्रज्ञा को अत्यधिक जागृत अवस्था में रख सकते हैं जब हम जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना करते हैं और परेशानियों से बचने का यत्न नहीं करते। सर्वाधिक जागृत प्रज्ञा ही अंतश्चेतना होती है। यही जीवन में वास्तविक मार्ग निर्देशक होती है। जीवन का महत्व क्या है? हम जीवित क्यों हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? यदि हम मात्र कोई विशेष योग्यता पाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, अधिक कार्यकुशल होने के लिए, दूसरों पर अधिकाधिक आधिपत्य जमाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा जीवन छिछला और खोखला होगा। यदि हम केवल वैज्ञानिक बनने के लिए, पुस्तकों में लीन विद्वान होने के लिए या ज्ञान के व्यसन में पड़ा कोई विशेषज्ञ बनने के लिए शिक्षित हो रहे हैं तो हम विश्व में विनाश और दुख ही लाएंगे। जीवन का गहन और व्यापक तात्पर्य है अवश्य,
लेकिन यदि हम इस तात्पर्य को कभी खोजते ही नहीं तो हमारी शिक्षा किस काम की। हम बहुत अधिक शिक्षित हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे विचार और भावना में गहरा समन्वय नहीं है तो हमारा जीवन अपूर्ण एवं अंतर्विरोधी होगा तथा हम भय से पीड़ित होंगे। और जब तक शिक्षा जीवन के प्रति इस समन्वित दृष्टिकोण को नहीं विकसित करती, उसका महत्व ना के बराबर है। अपनी वर्तमान सभ्यता में जीवन को हमने इतने अधिक विभागों में बांट दिया है कि शिक्षा का इससे अधिक और कोई अर्थ नहीं रह गया कि उससे केवल हम कोई विशेष तकनीक या व्यवसाय सीख लें। व्यक्ति की समन्वित प्रज्ञा को जागृत करने के स्थान पर शिक्षा उसे किसी सांचे के अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार स्वयं को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में देखने समझने में बाधक बनती है। अस्तित्व की अनेक समस्याओं का उनके अपने अपने स्तरों पर ही समाधान करने का प्रयत्न करना, मानो वे भिन्न भिन्न वर्ग कोटियों में बटी हुई हो, इस तथ्य की ओर इशारा है कि हमने उन्हें बिल्कुल समझा ही नहीं है। व्यक्ति विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना है, परंतु इन भिन्नताओं पर जोर देने और किसी निश्चित ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने से अनेक प्रकार की जटिलताओं एवं अंतर्विरोधियों का जन्म होगा। शिक्षा को इन पृथक इकाइयों में समन्वय लाना चाहिए, क्योंकि बिना समन्वय के जीवन दुखों और द्वंद्वों की श्रृंखला बन जाता है। वकील के रूप में हमारे प्रशिक्षित होने से क्या लाभ यदि हमें मुकदमेबाजी को ही प्रोत्साहित करना है। यदि हमें अपनी भ्रांति में ही बने रहना है तो ज्ञान का क्या अर्थ है। तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का मतलब ही क्या है यदि हमें उनका प्रयोग एक दूसरे को नष्ट करने के लिए करना है। हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है यदि उसका परिणाम हिंसा एवं अधिकाधिक कष्ट ही है। हालांकि हमारे पास संपत्ति है या उसको अर्जित करने की क्षमता है, हमारे अपने भोग विलास है और संगठित धर्म भी है, फिर भी हम एक ऐसे द्वंद्व में पड़े हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हमें व्यक्तिगत और व्यष्टिगत में जो भेद है उसे समझना चाहिए। जो व्यक्तिगत है वो आकस्मिक है। आकस्मिक से मेरा तात्पर्य जन्म की परिस्थितियाँ और वो परिवेश है जिसमें हमारा पोषण हुआ है, जिसमें राष्ट्रीयता, अंधविश्वास, वर्ग भेद तथा पूर्वाग्रह निहित है। व्यक्तिगत अथवा आकस्मिक क्षणिक मात्र है, हालांकि वह क्षण जीवन भर खींचा जा सकता है। और चूंकि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था इस व्यक्तिगत, आकस्मिक एवं क्षणिक पर ही आधारित है, इसलिए यह विचारों की भ्रष्टता को तथा आत्म सुरक्षात्मक भयों को बढ़ावा देती है। हम में से सभी को शिक्षा ने तथा परिवेश ने इसी बात के लिए प्रशिक्षित किया है कि हम व्यक्तिगत लाभ और सुरक्षा खोजें और अपने लिए संघर्ष करें। हालांकि हम उसे अलंकृत शब्दावलियों से ढके रहते हैं, परंतु हमें विभिन्न व्यवसायों के लिए एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षित किया गया है जो शोषण पर और संचय में निहित भय पर आधारित है। ऐसी प्रशिक्षण का परिणाम निसंदेह विश्व में तथा अपने अंदर दुख और भ्रांति पैदा करना ही होगा, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति में उन मानसिक अवरोधों को पैदा करता है जो उसे दूसरों से अलग किए रहते हैं। मन को प्रशिक्षित करना ही शिक्षा नहीं है। प्रशिक्षण कार्यकुशलता तो लाता है, पर वो पूर्णता नहीं लाता। जो मन केवल प्रशिक्षण में ही रहा हो वो वास्तव में अतीत को ही ढो रहा होता है। ऐसा मन कभी भी नवीन की खोज नहीं कर सकता। इसी कारण उचित शिक्षा क्या है यह जानने के लिए हमें जीवन प्रक्रिया के संपूर्ण तात्पर्य की जांच करनी पड़ेगी। हम में से अधिकांश व्यक्तियों के लिए इसका कोई मूलभूत महत्व नहीं है कि समग्र रूप से जीवन का क्या अर्थ है। हमारी शिक्षा सतही मूल्यों पर ही जोर देती है तथा ज्ञान के किसी खास हिस्से में ही वो हमें कार्यकुशल बनाती है। हालांकि ज्ञान तथा कार्यकुशलता आवश्यक है, पर केवल उन्हीं को विशेष महत्व देने से भ्रांति तथा द्वंद्व पैदा होते हैं। कार्यकुशलता यदि प्रेम से प्रेरित है तो वह काफी दूर तक प्रभावी होती है और यह महत्वाकांक्षा से प्रेरित कार्य क्षमता से कहीं श्रेष्ठ होती है, जबकि जीवन के समन्वित बोध को जन्म देने वाले प्रेम के अभाव में कार्यकुशलता कठोरता को ही जन्म देती है। क्या विश्व में सर्वत्र प्रेम विहीन कार्य क्षमता का ही विकास नहीं हो रहा? हमारी वर्तमान शिक्षा को औद्योगिकरण तथा युद्ध के अनुकूल बनाया गया है। उसका मुख्य लक्ष्य कार्य क्षमता का विकसित करना है और हम हृदयहीन प्रतिद्वंदिता तथा परस्पर विनाश की इस मशीन में फंस कर रह गए हैं। यदि शिक्षा युद्ध की ओर ले जाती है, यदि यह हमें नष्ट करना अथवा नष्ट होना सिखाती है, तो क्या यह पूर्णतया सफल नहीं हुई है? स्पष्ट है कि उचित शिक्षा को संभव बनाने के लिए हमें जीवन के अर्थ को उसकी समग्रता में समझना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम सीधे और सच्चे तौर पर विचार कर सकें।
ना कि केवल सुसंगत तार्किक ढंग से। दृढ़ता और सुसंगत ढंग से सोचने वाला व्यक्ति विचारहीन होता है, क्योंकि वो किसी प्रारूप का अनुयायी होता है। वो वाक्यों को दोहराता है तथा एक लीक पर ही सोचता है। अस्तित्व को निष्कर्षों या सिद्धांतों में नहीं समझा जा सकता। जीवन को समझने का अर्थ स्वयं अपने आप को समझना है, और यही शिक्षा का आरंभ है और अंत भी। जानकारी इकट्ठी करना एवं तथ्यों को बटोर कर उन्हें आपस में मिलाना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो जीवन के अभिप्राय को उसकी समग्रता में देखना समझना है, परंतु किसी समग्रता को उसके टुकड़ों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। जबकि सरकारें, संगठित धर्म एवं सत्तावादी दल सभी यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा का कार्य ऐसे मनुष्य तैयार करना है जो पूर्ण समन्वित हो, अर्थात प्रज्ञाशील हो। हम बिना प्रज्ञाशील हुए भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं तथा यांत्रिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। प्रज्ञाशीलता का अर्थ तथ्य संग्रह नहीं है, वो पुस्तकों से नहीं आती और ना ही चालाक आत्मसमर्थक प्रतिक्रियाओं या आक्रामक आग्रहों में निहित होती है। विद्वानों की अपेक्षा में एक साधारण आदमी जिसने अध्ययन नहीं किया है अधिक विवेकपूर्ण हो सकता है। हमने परीक्षाओं और उपाधियों को प्रज्ञा का मापदंड बना लिया है और चालाकी से भरे ऐसे मन को विकसित किया है जो महत्वपूर्ण मानवीय समस्याओं की उपेक्षा करता है, उनसे बच निकलता है। मौलिक सारभूत यानी जो है को पूर्ण रूप से देख पाने की क्षमता प्रज्ञाशीलता है तथा स्वयं में और दूसरों में इस क्षमता को जगाने का अर्थ है शिक्षा। शिक्षा को गहरे जीवन मूल्यों की खोज में हमारी सहायता करनी चाहिए, ताकि हम फॉर्मूलों से ही ना चिपके रहें या नारों को ही ना दोहराते रहें। राष्ट्रीय और सामाजिक अवरोधों पर बल देने के बजाय उन्हें तोड़ने में उसे हमारी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वे मानव के बीच शत्रुता पैदा करते हैं। दुर्भाग्य से शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था हमें गुलाम, यंत्रवत और घोर विचारहीन बना रही है। हालांकि बौद्धिक रूप से वो हमें जगाती है, परंतु आंतरिक रूप से वह हमें अपूर्ण, कुंठित और यंत्रवत बना डालती है, जिसमें सृजनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जीवन को बिना समन्वित रूप से समझे हमारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याएं और अधिक गंभीर और व्यापक ही होती जाएंगी। शिक्षा का लक्ष्य केवल विद्वानों, टेक्नीशियनों तथा नौकरी की तलाश में लगे लोगों को तैयार करना नहीं है। उसका लक्ष्य ऐसे पूर्ण स्त्री एवं पुरुष बनाना है जो भय से मुक्त हो, क्योंकि केवल ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में स्थायी शांति संभव है। स्वयं को समझने के साथ ही भय का अंत होता है। यदि हर एक क्षण व्यक्ति को जीवन का सामना करना है, उसकी जटिलताओं, उसके दुखों और उसकी आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करना है, तो उसे अपरिमित रूप से विनम्र होना होगा। सिद्धांतों से तथा विचार के खास प्रारूपों से भी मुक्त होना होगा। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को ना तो समाज के अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करना है और ना ही समाज के साथ नकारात्मक सामंजस्य लाने के लिए। वास्तविक जीवन मूल्यों की खोज में व्यक्ति की सहायता करना ही शिक्षा का कार्य है, और ये मूल निष्पक्ष अन्वेषण तथा आत्मसजगता से ही आते हैं। आत्मबोध के अभाव में आत्म अभिव्यक्ति अहंकार बन जाती है और उसके साथ तमाम आक्रामक एवं महत्वाकांक्षी द्वंद्व पैदा होते हैं। शिक्षा का कार्य आत्मसजगता की क्षमता को जागृत करना है, ना कि तुष्टिकरण वाली आत्मभिव्यक्ति में लिप्त करना। यदि जिंदगी जीते जीते हम खुद को ही तबाह करने जा रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई से क्या लाभ। विनाशकारी युद्धों की श्रृंखला को देखकर यह जाहिर है कि जिस प्रकार हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उसमें कोई मौलिक दोष है। मैं समझता हूँ कि हम में से अधिकांश व्यक्ति इस बात से परिचित हैं, परंतु हम नहीं जानते कि उसका सामना कैसे करें। व्यवस्था प्रणालियाँ, चाहे वे शैक्षिक हो या राजनीतिक, किसी रहस्यमय ढंग से नहीं बदली जाती। उनमें परिवर्तन तभी होता है जब हमारे अपने अंदर कोई मौलिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले व्यक्ति का महत्व है, ना कि व्यवस्था का। और जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी समग्र प्रक्रिया को नहीं समझता, कोई भी व्यवस्था, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, विश्व में शांति और व्यवस्था नहीं ला सकती। तो यह था आज का पहला चैप्टर, जिसे हमने पूरा कंप्लीट किया है। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप जा कर के जे कृष्णमूर्ति सर के बारे में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं गूगल पर से, या फिर आप यूट्यूब पर जा कर के उनके वीडियोस देख सकते हैं। और उनके वीडियोस पे किसी प्रकार की ऐड भी नहीं आती है, तो इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी।